देश में जिस फैसले की मांग पिछले दशकों से की जा रही थी, उस पर योगी सरकार ने पहला कदम बढ़ा लिया। दरअसल यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट लेकर आई है। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया। ये ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ जब कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, तो कुछ यूपी की जरूरत। इन सब के बीच सच ये है कि यूपी एक ऐसे दौर में आगे बढ़ रहा है जहां जनसंख्या पर कोई लगाम नहीं है। जिस आबादी को मैन पावर कहा जाता है, असल में वही मैन पावर मुसीबत की जड़ है और इस पर योगी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। तभी तो ये कहना पड़ रहा है कि तीसरा बच्चा टेंशन देगा। जनसंख्या नियंत्रण की योगी नीति। जनसंख्या स्त्रीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। तैयार हुआ 10 साल का पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान। ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जनसंख्या विस्फोट से ऐलान जंग। समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। करोड़ों की आबादी वाले हिंदुस्तान में जनसंख्या अगर मजबूती का जरिया है तो कमजोरी की वजह भी। ये बात 2 साल पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। हमारे यहाँ बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पर बातें तो खूब की गईं, लेकिन यूपी की सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए पहला कदम भी बढ़ा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021 का ऐलान कर दिया। वजह समाज में खुशहाली लाना बताया। साथ ही ये भी कहा कि जहां जनसंख्या नीति लागू है, वहां के परिणाम अच्छे हैं। इसका संबंध केवल जनसंख्या स्त्रीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है। जो ड्राफ्ट योगी सरकार लेकर आई वो कई मायनों में खास है। ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के कानूनी उपाय के रास्ते हैं, जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने के प्रयासों पर जोर है, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वालों की डिजिटल ट्रैकिंग होगी, 2 से ज्यादा बच्चे वाले परिवार को कई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, 2021 से 2030 मतलब 10 साल तक के लिए ईमान रहेगा और जन्म दर को 2030 तक 2% से नीचे लाने का लक्ष्य है। इसके अलावा पिछली जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी और 2016 तक के लक्ष्य के आधार पर ये पुरानी नीति बनी थी। बेलगाम होती जनसंख्या हिंदुस्तान पर बोझ के बराबर है और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो जनसंख्या विस्फोट की तस्वीर और ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या कई बड़े बड़े देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। सीएम योगी ने इसी बढ़ती आबादी को विकास में बाधक बताया। ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए,
उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सरकार चाहती है कि लोग जनसंख्या को लेकर जागरूक हों, इसके लिए कुछ सख्ती भी की गई, जैसे 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है। राशन कार्ड में 4 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। योगी सरकार का फैसला भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जा रहा। एक तरफ जहां कार्रवाई की बात है तो दूसरी तरफ प्रोत्साहन भी। सरकारी नौकरी करने वालों को सरकार कुछ फायदे भी देगी, जैसे नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा, साथ में प्रमोशन भी होगा। नसबंदी करवाते हैं तो सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट भी मिलेगी। पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश भी है। बिजली, पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाओं का प्रस्ताव है। यूपी की बढ़ती जनसंख्या एक तरफ विकास में बाधक है तो गरीबी का कारण भी। ये मुद्दा सामाजिक भी है और पारिवारिक भी। सीएम योगी ने इसे विस्तार से समझाया। जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा। हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी ये नीति योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ला रही। इस पर सियासी माथापच्ची जरूर होगी, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जनसंख्या का विस्फोट यूपी समेत हिंदुस्तान पर भारी बोझ बनता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, जनसंख्या नीति लाने की तैयारी तो बहुत पहले से थी, लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस पर इसका विमोचन किया गया। वैसे इसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस होती आ रही है, लेकिन कभी कोई मजबूत कदम आगे नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 4थे नंबर पर आता है, लेकिन आबादी के मामले में नंबर 1 पर। मतलब जगह कम है और लोग ज्यादा। और एक सच ये भी है कि देश का सबसे बड़ा बेटा मतलब उत्तर प्रदेश विकास के मामले में दूसरों से पीछे है। अब योगी सरकार इसी पिछड़ेपन को दूर करने की नींव रख रही है। ये बात तय है कि अगर ये पॉलिसी लागू हुई तो इसके बेहतर परिणाम कई सालों के बाद देखे जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हर बार की तरह इस बार भी राजनीति हुई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नीति का विमोचन। बढ़ती जनसंख्या पर सरकार का बैरियर। जनसंख्या विस्फोट की चिंता या चुनावी स्टंट। सिर पर चुनाव है और योगी सरकार कंधे पर जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी उठा रही है। कार्यकाल के आखिरी साल में योगी सरकार एक ऐसे मसौदे पर बात करने लगी है जो देखने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आज तक किसी ने संपूर्ण तरीके से नहीं उठाई। इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है। नई जनसंख्या नीति का ऐलान हुआ तो कानपुर में दिन में ही दिवाली मनने लगी। हाथ में योगी और मोदी की तस्वीर थी, ढोल वाले को बुलाया गया और खूब जश्न मना। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हम लोग ब्लॉक चुनाव जो इस
तरीके से हम लोग जीते हैं। सेंट्रल से लेके हमारी है जो है नीचे तक के हमारी सरकार बनी है। ये एक संदेश है, यहाँ की जनता हमें बहुत प्यार दे। ये एक अच्छा और बढ़िया संकेत है कि माननीय मोदी जी के और योगी जी के कुशल नेतृत्व में जो इतना बड़ा जनादेश हमें मिला है, ये जनता का शुक्रगुजार है। जनसंख्या नियंत्रण पर पिछले 4 दशकों से चर्चा चल रही, लेकिन कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। सरकार मानती है कि जिन देशों और राज्यों ने इसको लेकर कदम उठाए वो सफल रहे, और अब वक्त आ गया है कि जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कदम उठाए जाएं। इसमें आवश्यकता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी जो होती है उसमें हमारे पर्यावरण के ऊपर भी असर डालता है, क्योंकि शहर जब बढ़ता है तो ग्रामीण क्षेत्र कम होता है, पेड़ कटते हैं, हमारे संसाधन पर जोर पड़ता है। ये सबके लिए है, ये किसी समुदाय के लिए नहीं रखा गया है। ये समानता जो हमको पूरे देश में कम करना है, हमारा जो लक्ष्य है, धीरे धीरे करके हमको 2052 तक हम इसको उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करना चाहते हैं। इस नीति के सहारे कोई 20-25 साल के बाद के उत्तर प्रदेश को आंखों में उतार रहा तो किसी की आंखों के सामने 6-7 महीने बाद का विधानसभा चुनाव आ जा रहा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह फैसला कुदरत से टकराने वाला लगता है। ऐसे नामों में संभल से सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सबसे ऊपर हैं। उन्हें इस फैसले से फायदे की जगह नुकसान नजर आता है। तर्क ऐसे कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे। अब ये जो कानून ला रहे हैं, ये उसको चलाने में अपने यानी सरकार को चलाने में तो हो गए फेल ये। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें। जो भी दुनिया में आ रहा है वो कितना निभाता है कितना ना निभाता है ये उसके ऊपर है, लेकिन जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं उनका दुनिया में आना भी ज़रूरी है। वो तो कुदरत का कानून है। जब वो दुनिया में आनी है तो हम कितनी भी कोशिश करें कि साहब इससे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा न किए जाएं तो हम कैसे रोक सकते हैं। सपा के सांसद कुदरत का हवाला देते हैं, लेकिन भाजपा को लगता है कि यह पूरा खेल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शफीकुर रहमान बर्क को पीएम मोदी के 56 इंच के सीने की याद दिलाई है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, अन्यथा अंदर खाने से पक्ष तो चाहता ही है, विपक्ष भी चाहता है। और हम जो भी काम करते हैं वो देश और प्रदेश के हित में काम करते हैं। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जनसंख्या नीति को लाने के फैसले का प्रदेश में तो स्वागत हो ही रहा है, पूरे देश में स्वागत है। सवाल राजनीति का नहीं, सवाल है सोच का। जनसंख्या नियंत्रण की मांग देश में लंबे वक्त से उठ रही। दिक्कत इस बात की है कि कई बार राजनीति की चक्की में पिसकर इसे छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी की जनसंख्या कई देशों से ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार इसको लेकर परेशान रहती है। एक बात को आसान भाषा में समझिए, आप 20,000 रुपए कमाते हैं और आपका एक बच्चा है तो आप उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बेहतर तरीके से उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं और आपके 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो फिर उसका नुकसान न सिर्फ पहले और दूसरे बच्चे को होगा बल्कि तीसरी और चौथे बच्चे की भी परेशानी बढ़ेगी। यही वजह है कि इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाती है और यूपी में इसी अध्याय की शुरुआत की गई। ये बात तो साफ है कि बढ़ती जनसंख्या कई मुसीबतों की जड़ है, फिर चाहे यूपी की बात हो या फिर पूरे देश की। लेकिन इस पर नियंत्रण की शुरुआत यूपी से कर दी गई है और सवाल ये है कि क्या योगी मॉडल पर ही देश में जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला सेट होगा। और अखिल भारतीय स्तर पर 2016 में 42 था, 35 है। यानी ये तीनों जो पैरामीटर हैं
ये हम सबको प्रेरित करता है कि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पर ध्यान दें, और क्वालिटी किस रूप में होनी चाहिए। और अवेयरनेस, अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। सरकार को भरोसा है कि यूपी का हर व्यक्ति इस नीति का हिस्सा बनेगा। यूपी में जो हालात हैं वो वाकई परेशान करते हैं, क्योंकि देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये प्रदेश है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है, आबादी की वजह से विकास में रुकावट आती है। पिछले 10 सालों में तेजी से लोगों की संख्या बढ़ी और जनसंख्या की वजह से साक्षरता घट गई। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां की जनसंख्या 23 करोड़ के करीब है, लेकिन ये जनसंख्या 2011 की जनगणना में 20 करोड़ से भी नीचे थी। आंकड़े क्या कहते हैं वो समझिए। कुल आबादी 2011 के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख थी, जिसमें हिंदू 15 करोड़ 93 लाख थे, मुस्लिम 3 करोड़ 84 लाख थे, सिख 6 लाख 43 हजार थे, ईसाई 3 लाख 56 हजार थे, बौद्ध 2 लाख 6 हजार थे और जैन 2 लाख 13 हजार थे। इन सब की संख्या अब बढ़ चुकी है। यूपी में कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनकी अकेले की आबादी 50 लाख से ज्यादा है, जो कि हैरान करने वाले हैं। यही वजह है कि सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण का प्लान तैयार कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा कि वो एक ही बच्चा पैदा करें ताकि यूपी का भविष्य बेहतर हो। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की भी तैयारी है। एक बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर बच्चे का 20 साल तक का मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। नसबंदी कराने पर बच्चे की शिक्षा बीमा शिक्षण संस्थान में लाभ मिलेगा और एक बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर बच्चे को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता भी मिलेगी। गरीबी रेखा से नीचे वाले नसबंदी करवाते हैं तो बेटे के लिए 80,000 रुपए दिए जाएंगे और अगर बेटी होती है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने की दिशा में जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं, उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यह हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से न केवल दिमागी बुखार को नियंत्रित किया है, बल्कि अंतर विभागीय बेहतर समन्वय के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की। योगी सरकार जो नीति लाई है उसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि भाजपा सरकार एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश में है। कुल मिलाकर इस पर राजनीति तो होनी ही है, लेकिन इस नीति का लक्ष्य ये है कि 2026 तक यूपी में प्रजनन दर 2% के करीब लाया जाए, जो कि अभी 2.7% के करीब है। और नीति तभी कामयाब होती है जब नीयत साफ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। काशी का नाम सुनते ही आंख के सामने घाट नजर आने लगते हैं, गंगा की धारा दिखाई देने लगती है, नाव में सफर करने का मन करता है। लेकिन अगर अब आप काशी जाएंगे और नाव में सफर करेंगे तो हालात बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि काशी की नाव अब कमाल की हो गई है। ये बनारस की नावों का बदला बदला अंदाज है। ये काशी के घाटों पर बदले हुए माहौल की तस्वीर है। ये वो जरूरी बदलाव है जिसका इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी था और काशी की जनता को भी। कभी जिन नौकाओं में भारी डीजल इंजन लगता था, आज उन नौकाओं में हल्का CNG इंजन लगा है, और वो भी ऐसा जो बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। इसके कई फायदे हैं। पहला, इस इंजन से वाइब्रेशन कम हुआ है। दूसरा, नौका सस्ती हो गई है। और तीसरा, 1 किलो CNG में 10 किलोमीटर तक नाव चलती है, जो पहले 1 लीटर डीजल में सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर चलती थी। कभी जो सपना था वो सपना अब पूरा हो गया है। और वाराणसी में आप देखिए, ये जो नौका है ये किसी पुराने इंजन से नहीं, ये पुराने इंजन की भी हम तस्वीर दिखा दें आपको।
ये पुराने इंजन की तस्वीर है। कभी ये नौका इस पुराने इंजन से चलती थी, लेकिन अब ये नौका सीएनजी से चलती है। ये सीएनजी से चलने वाला मोटर लगा हुआ है, इसके बगल में साइलेंसर लगा हुआ है। और अब बनारस में 100 से ज़्यादा नौका सीएनजी से लैस हैं। यहाँ पर जब आप नौका की सवारी करने आएंगे तो साउंड से कहीं ना कहीं जो चीखता हुआ एक तरह से कानफाड़ जो आवाज़ थी वो आपको कम मिलेगी। इसके साथ ही जो नौका है वो बदली बदली सी नज़र आएगी। तो आप देखिए, ये एक नौका, इसके पीछे ये दूसरी नौका भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी 100 से ज़्यादा नौका जो हैं वो पूरी तरह से सीएनजी सिस्टम से लैस हो चुकी हैं। माना जा रहा कि आने वाले दिनों में नाविक नौका विहार का किराया भी कम करने की तैयारी में हैं, क्योंकि जब लागत कम आ रही तो फीस भी कम लगेगी। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ सीएनजी पंप के यहाँ स्थापित हो जाने से। ये जो प्रोजेक्ट है गेल इंडिया कह रहे हैं इसको कर रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है कितना बड़ा चैलेंज था इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जमीन पर उतारना? जी सर, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था सर, लेकिन अभी क्या है कि हम धीरे धीरे इस पे काफ़ी हद तक जो है पहुंच चुके हैं और कामयाब भी हो गए हैं। क्या है कि हमने 100 नौकाओं में जो है मोटर लगा करके और उसको चालू कर लिए। आगे कितना लक्ष्य है, कितनी नौकाओं? अभी 2000 नौकाओं का मतलब लक्ष्य है। 2000 नौकाओं का। अच्छा, पहले तो इंजन लगता था, ये आपका जो इंजन है सीएनजी इंजन, उसमें खासियत क्या है, कितना अलग है ये? खासियत ये है सर कि एक तो आवाज़ नहीं होगा, दूसरे इसमें क्या है प्रदूषण जो है गैस से मतलब प्रदूषण जो है वो कम होगा। इससे जीवों के जो जान का खतरा बना हुआ वो भी कम है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो रहेगा इससे। दरअसल काशी में चलने वाली नौका का भारी इंजन धुआं देता था। तेज आवाज से पर्यटक कहीं ना कहीं असहज महसूस करते थे। प्रधानमंत्री ने सपना देखा और नौका के सहज संचालन की रणनीति तैयार हुई और आज 100 से ज्यादा नौकाएं सीएनजी से लैस होकर गंगा में उतर आई हैं। इन नावों में अब सीएनजी का इंजन लग गया है। अब ये नावें किसी डीजल पंप से संचालित नहीं होंगी, बल्कि सीएनजी सेवा से लैस है ये बनारस की नाव, और बनारस की अन्य नावें भी सीएनजी सेवा से लैस होंगी। हमारे साथ नाविक मौजूद है, नाम जान लेंगे आपका? चंदन साहनी। चंदन, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो आपकी सेवा है सीएनजी आपने पंप लगवाया अपनी नौका में, अलग कैसे है? ये बहुत अलग है और नावों के अपेक्षा। पहली बात तो साउंड प्रूफ है, ये आवाज़ और नावों के अपेक्षा साउंड एकदम नॉर्मल हो गया है। एवरेज बहुत अच्छी है इसकी। हमारी जो एटमॉस्फेयर बहुत पॉल्यूटेड हो रहा था वो पॉल्यूटेड एकदम जीरो के बराबर हो गया। ना धुआं है, ना साउंड है, ना वाइब्रेशन है। जो नावें बहुत हिलती थी, इसे नाव का लाइफ बढ़ गया, वाइब्रेशन एकदम ख़त्म हो गया है। क्योंकि हमारी नावें जो हैं लकड़ी की बनी होती है, वाइब्रेशन से सारा ज्वाइंट छूट जाता रहा। हर साल मेंटेनेंस में ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन अब वाइब्रेशन ना होने से इसमें हम लोग और अच्छी सुधार हो चुका हुआ है। जब पर्यटक आएंगे तो उन्हें किस तरह का अलग एहसास होगा आपकी नौका में? और पहले जब एक तरह से हम लोगों ने देखा था कि धुआं फेंकती हुई नाव, पूरी तरह से आगे बढ़ती हुई नाव, तो इस मशीन में क्या खासियत है, क्या क्या है? इस मशीन में ये खासियत है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उस मशीन की जो जनरेटर वाली थी उसमें इतना नॉइस आवाज़ था कि हम आप पास में ही बात नहीं कर पाते थे। मोबाइल अगर महंगे और सस्ते की बात करें तो वो सस्ता था या ये सस्ता है? जी, अभी तो इस गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। अभी फ़िलहाल अभी इसका कोई पे नहीं किया जा रहा है। अभी इसका पैकेज क्या कुछ पता नहीं है। अब ये महंगा क्या है? संचालन का जो रेट है वो भी सस्ता होने की उम्मीद है। आप लोग अगर सस्ता करेंगे तो सस्ता चलाएंगे? बिल्कुल कम किया जाएगा। जब रेट कम होंगे, एवरेज मिलेगा हम लोग, तो रेट भी कम किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो पर्यटक हैं उनको कम रेंज में कहे कि जिस तरह से जो आप लोग फीस लेते थे वो भी कम कर? बिल्कुल कम होगा। इससे सिर्फ नाविकों को ही आसानी नहीं बल्कि जलीय जीवों को भी राहत मिल गई है और आने वाले दिनों में पर्यटन की निखरती तस्वीर भी देखी जा रही। देश का पहला जल पे घाट पे स्थित सीएनजी पंप का भी अस्थायी रूप से उसका संचालन शुरू हो गया है। जैसा कि आप लोग सब अवगत हैं कि खिड़किया घाट का हम लोग ने पूरा तरह से जीर्णोद्धार और उसका रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बहुत तेजी गति से चल रहा है। काशी की गंगा में प्रदूषण परेशानी की वजह बनता है।
गंगा की गंदगी से लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन इसे एक फैसले से कुछ ना कुछ सुधार तो जरूर आएगा। और वैसे भी छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ा बदलाव होता है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा।